वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं एस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल, देखिए आप सभी को बैटरी के बारे में पता होगा। आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरी होगी, कार के अंदर बैटरी होती है, बाइक के अंदर बैटरी होती है। तो जो बैटरी होता है वो सेल से जोड़ करके बनाया जाता है। सेल एक ऐसा छोटा मीडियम होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। सेल के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आप बोल सकते हो कि सेल एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अब सेल क्या होता है, बहुत टाइप्स के होते हैं। वैज्ञानिकों ने जब सेल की डिस्कवरी की, वैसे कहा जाए तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उन्हें वर्तमान बैटरी का डिस्कवरर माना जाता है। वर्तमान जो बैटरी आप यूज करते हो उन्हें उनका खोजक माना जाता है। नाम है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप की बैटरियों का आविष्कार किया और आज हमारे पास लिथियम आयन जैसी एकदम उच्च क्वालिटी की बैटरियां हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये जो सेल हैं इनका शुरुआत कहाँ से हुआ, वहाँ पे हम चलते हैं। आखिर सेल बनाने का आइडिया कहाँ से आया वैज्ञानिकों के पास। तो चलिए एक छोटा सा चीज़ हम आपको बताते हैं। आपने क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रखा था। क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर हम एक सोल्यूशन लेते हैं और ये सोल्यूशन हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का। ध्यान दीजिएगा, इधर हम सोल्यूशन ले रहे हैं किसका, कॉपर सल्फेट का। और इसके अंदर हम एक रॉड, इलेक्ट्रोड कहा जाए तो इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं और ये इलेक्ट्रोड हम लेते हैं जिंक का। आप बताओ इसके अंदर क्या होता है। जो कॉपर सल्फेट होता है वो कहा जाए हल्का ब्लू कलर का होता है, हल्का नीले कलर का होता है। तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन धीरे धीरे कलरलेस होने लगता है जैसे आप इसके अंदर जिंक रॉड डीप करते हो। होता क्या है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। आप सभी को पता है जो जिंक है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर कॉपर प्रेजेंट है। कॉपर भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या है, यह मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो इसलिए जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है। इसलिए जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है, यदि आप जिंक लोगे और जिंक के अंदर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक को डाल दोगे, डीप कर दोगे, तो यहाँ से ये बना लेता है ZnSO4 और यहाँ से कॉपर को ये बाहर कर देता है। कॉपर यहाँ से बाहर हो जाता है। अभी देखो केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर से कॉपर को निकाल करके बाहर कर दिया। इसे आप डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। तो ये केमिकल रिएक्शन हो कैसे रहा है, जो जिंक है, जिंक यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे रहा है। जिंक इस केमिकल रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है। और जो कॉपर के आयंस हैं प्रेजेंट कॉपर सल्फेट में, आपका सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का था और कॉपर सल्फेट के अंदर देखो कॉपर के ऊपर होता है 2+ चार्ज और यहाँ पे सल्फेट के ऊपर होता है 2- चार्ज, ये आपको पता है। तो ये जो 2+ चार्ज है, यहाँ पे जो कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है, ये जिंक द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को लेकर के कॉपर में चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। समझ में आ रही है बात। यानी कि हम कहते हैं कि यदि मेरे पास एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर हम एक बीकर लें और बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो और इसके अंदर हम जिंक का रॉड डीप करें, तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे कलरलेस होने लगता है। अब कैसे हो रहा है, अभी आप खुद इसके अंदर आपने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के पास, कॉपर आयन के पास। इस कंडीशन में नॉर्मल तो इस बीकर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें चाहिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन कोई वायर हो और इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हो तो वही तो इलेक्ट्रिक करंट है, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि यदि हम चाहें तो इस सिस्टम का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, अभी आपने देखा कि इस पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वही क्या, इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे डिजाइन कर दें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी वायर से होकर के फ्लो हो, तब हम किसी टाइप का हम सेल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज करके अभी हम अपना डेनियल सेल बनाने वाले हैं। तो सेल देखो कई टाइप्स के होता है। अभी तो सिंपल समझ लिया सेल कैसे हम बना सकते हैं। सिस्टम क्या था इसके अंदर कि जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके तरफ जा रहे थे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर आयन के पास। क्यों जा रहे थे, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर क्या है, जिंक से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर के अंदर आ रहे थे।
थे। और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो ये हमने सिस्टम समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे किसी केमिकल रिएक्शन से जनरेट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। जो सेल है इससे हम कितने टाइप के सेल बना सकते हैं। वैसे देखिए तो नॉर्मल यदि मार्केट में देखा जाए तो 2 टाइप के सेल होते हैं। पहला आप ऐसा सेल देखते हैं जो वॉच में यूज होता है, तो वॉच में जो यूज होने वाला सेल होता है उसे हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। और जो मेरे फ़ोन में बैटरियां होती हैं या फिर इन्वर्टर की बैटरियां होती हैं वो तो चार्ज हो जाती हैं। तो यानी कि सेल कहने का मतलब सेल आपको 2 टाइप के मिल जाएंगे। एक आपको मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक मिलता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, बहुत इजी है। अभी देखिए जैसा कि हमने बताया कि कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन होकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो दोनों तो कर रहे हैं, ये भी सेल है ये भी सेल है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है यह केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करता है। तो यह केमिकल रिएक्शन से सिर्फ एक बार, सिर्फ कहा जाए सिंगल डायरेक्शन में यह केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम केमिकल रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। बात समझ में आ रही है, यानी कि यह सिर्फ केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाता है, ठीक है। वहीं पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये दोनों तरफ काम करता है, ये रिवर्सिबल सेल की तरह काम करता है। कहने का मतलब एक बार आप इसके अंदर केमिकल रिएक्शन को करा करके आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर लो, केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर लो, और फिर से इसे इलेक्ट्रिक करंट दे करके इसके अंदर केमिकल रिएक्शन करा लो। बस यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है यह सिर्फ अपने अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है, और इसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये चार्जेबल नहीं होता, इसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप बोल सकते हो आपके वॉच में जो सेल यूज होता है उसे आप चार्ज नहीं कर सकते हो, जो आपके घर में दीवार घड़ी होती है उसके अंदर जो आप एवरीडे का सेल यूज करते हो उसे आप चार्ज नहीं कर सकते हो। तो यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए। समझ में आ रही है बात। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने कहा कि यह केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देता है, और इलेक्ट्रिक करंट देकर के फिर से हम उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। अभी मान लो इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी एक बार उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, और फिर उसी को हम करंट दे करके उस बैटरी को चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब वो दोनों टाइप का काम करता है। एक तरीके से केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी से वो फिर से केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तो वो दोनों टाइप का काम करता है। और जो दोनों टाइप का काम करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दोनों बात चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जिसे हम डेनियल सेल के नाम से बुला रहे थे। अब डेनियल सेल क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेनियल, उसी के नाम पर रख दिया गया डेनियल सेल, डेनियल सेल। अब बात करते हैं डेनियल सेल क्या होता है, ठीक है। सेल आपको समझ में आ गया, सेल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी देता है। अब डेनियल सेल क्या होता है। अब देखिए अभी जो फिगर बनाया हुआ था उसके अंदर हमने एक बीकर लिया था, और इस बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाला हुआ था, और यहाँ पर जो था वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, और ये था मेरे पास जिंक। तो अब इस कंडीशन में तो कोई वायर तो हम जोड़ नहीं सकते हैं इसके बीच में कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसके अंदर हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो डायरेक्ट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है, डिप किया हुआ है, तो इनके अंदर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा मीडियम बना करके इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को किसी वायर से होकर के गुजारा जाए, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए। चलिए हम सेल बनाते हैं। तो अब डेनियल सेल में क्या करते हैं कि हम बीकर लेते हैं, और यहाँ पर हम अब 2 बीकर लेंगे। मेरे पास एक बीकर एंड हियर वी हैव सेकेंड बीकर। मेरे पास पहला बीकर और दूसरा बीकर। तो हम एक काम करेंगे, पहला जो मेरे पास बीकर है इस बीकर के अंदर हम जिंक की रॉड डालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले बीकर में जिंक की रॉड डालेंगे, और दूसरे वाले बीकर में हम डालेंगे कॉपर की रॉड। दूसरे वाले में क्या डाला हमने, कॉपर की रॉड डाला। और यहाँ पर जो हम सोल्यूशन लेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास सोल्यूशन है, अब जिंक की रॉड है तो यहाँ पर सोल्यूशन भी आप जिंक सल्फेट का लोगे। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेनियल सेल के लिए। और डेनियल सेल में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर जो आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे वो जिंक और कॉपर के ही होंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होंगे वो जिंक और कॉपर के होंगे, इनके अलावा और कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं होने वाला है, ठीक है। वैसे गैल्वेनिक सेल में ज्यादा आप यूज कर सकते हो, गैल्वेनिक सेल में कई टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन डेनियल सेल एक टाइप का ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके
इसके अंदर सिर्फ हम जिंक और कॉपर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला हमने ले लिया जिंक और यहाँ पे ले लिया कॉपर, और यहाँ पर जो हम सोल्यूशन लेंगे वो सोल्यूशन होगा मेरे पास कॉपर सल्फेट का। अब एक बात, यदि हम आपसे एक सवाल करें कि बताइए क्या इस बीकर के अंदर या फिर इस बीकर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगा? सिंपल सी सवाल है, केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अब बताओ आप, होगा कि नहीं होगा? अभी देखो यहाँ पे जिंक है और सोल्यूशन भी जिंक सल्फेट का है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो इसका एक्वस सोल्यूशन है और यहाँ पे जो जिंक है, इन दोनों के अंदर जो मेटल है वो कौन है? जिंक है। और दोनों की पावर सेम है, ऐसा नहीं एक ज़्यादा पावरफुल है एक कम पावरफुल है। अब यहाँ पर देखो एक ज़्यादा पावरफुल था एक कम पावरफुल था, तब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। अब यहाँ पर देखो दोनों की पावर सेम है, जिंक का भी पावर सेम है और जिंक सल्फेट के अंदर भी जिंक का पावर सेम है। यहाँ पर कॉपर है और कॉपर सल्फेट का यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, तो कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन है और यहाँ पर जो कॉपर है, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ये दोनों के दोनों क्या है? कॉपर है, इसके अंदर भी कॉपर है और यहाँ पर भी कॉपर है, सोल्यूशन के अंदर भी कॉपर है। तो दोनों का जो रिएक्टिविटी है या फिर कहते हैं रिएक्शन करने के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की सेम है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करें इसको सेल बनाने के लिए? तब हम एक काम करते हैं, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें आयन ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। कई टाइप्स के आयन है, जैसे यहाँ पर मान लो ZnSO4 है, तो ZnSO4 के अंदर आपको जिंक आयन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सल्फेट आयन मिल जाएगा। और कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आपको कॉपर का आयन मिल जाएगा और यहाँ पर सल्फेट का आयन मिल जाएगा। तो हो ना हो, यदि हम इन दोनों बीकर के बीच आयन ट्रांसफर के लिए कोई एक ऐसा मीडियम दे दें जिससे इसके और इसके बीच आयन का ट्रांसफर हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एक कहा जाए एक युक्ति लगा सकते हैं, एक ऐसा मीडियम लगा सकते हैं जो इन दोनों के बीच आयन ट्रांसफर कर सके। अब जो हमने लगाया है एक पुल की तरह दिख रहा है, एक ब्रिज की तरह दिख रहा है, और चूंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसे सोल्यूशन यूज करते हैं जो साल्ट के होते हैं, ध्यान देना, इसे हम नाम से बुलाते हैं साल्ट ब्रिज, इसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। अब ये जो साल्ट ब्रिज है, इसे साल्ट ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम कुछ साल्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लो KCl पोटेशियम क्लोराइड, आप ले सकते हो KNA3 पोटेशियम नाइट्रेट, आप ले सकते हो NH4Cl, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम एक्वस सोल्यूशन में लाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, वो इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर बन जाते हैं। अब क्योंकि ये नॉर्मल तो इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि KCl यदि आप किनारे लेकर रखोगे, उसे सोल्यूशन नहीं बनाओगे तो उसके अंदर कोई आयन ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे आप सपोज कर लो, मान लो आपके घर में डिब्बे में NaCl रखा गया, डिब्बे के अंदर नमक है, तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करोगे तो नहीं होगा। और जब इसी को आप एक छोटे से ग्लास में पानी डाल के उसके अंदर आप नमक डाल दोगे, तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इन इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी न किसी सोल्यूशन में डालना पड़ेगा। तब हम इसे यहाँ पर एक सोल्यूशन यूज करते हैं, आगार आगार सोल्यूशन। ये क्या होता है आगार आगार सोल्यूशन? एक टाइप का सोल्यूशन होता है जो इसको मीडियम देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए। मेनली तो कहा जाए एक सैकेराइड की तरह होता है, स्टार्च की तरह होता है, कहा जाए तो ये न्यूटन ही होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते हैं, पानी के जैसे आप मान सकते हो। जैसे मान लो ये मेरे पास ब्रिज है, इस ब्रिज के अंदर ये नमक डालना हो, KCl डालना हो, तो उल्टा है तो मतलब यहाँ से गिर सकता है। ये KCl मान लो इसके अंदर डाला हुआ है इस पाइप के अंदर, तो यहाँ से गिर सकता है, इसलिए हमें इसे अगार अगार सोल्यूशन में डाल देते हैं और डालने के बाद इसको जब फिट करते हैं तो ये जो साल्ट है वो इसके अंदर गिरता नहीं है, और इस साल्ट के अंदर आयन ट्रांसफर के लिए यहाँ पर हमको एक सोल्यूशन मिल जाता है अगार अगार सोल्यूशन। तो अगार अगार सोल्यूशन में डालने के बाद इनको हम एक साल्ट ब्रिज बना देते हैं और इस साल्ट ब्रिज को दोनों बीकरों से जोड़ देते हैं। मेरे पास पहला बीकर, मेरे पास दूसरा बीकर। अब इन दोनों बीकरों में होने लगता है आयन ट्रांसफर, और इस आयन ट्रांसफर की वजह से यदि मान लो यहाँ पर हम एक छोटा सा वोल्टमीटर लगा देते हैं तो हम पाते हैं कि वोल्टमीटर के अंदर कुछ वोल्टेज जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब जो मेरा ये जिंक रॉड है यह एक्ट करता है एनोड की तरह। ध्यान दो, जो मेरा जिंक रॉड है वो क्या है? एनोड है, और जो मेरा कॉपर रॉड है वो क्या है? कैथोड है। दो चीज याद रखना, जो मेरा जिंक रॉड है वो क्या है? एनोड है, और जो मेरा कॉपर रॉड है वो क्या है? कैथोड है। अब देखो चार्ज की बात आ गई। आप सभी को पता है जो एनोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? हमेशा प्लस होता है, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? हमेशा माइनस चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दोगे, डेनियल सेल में ठीक उसका उल्टा होता है। यहाँ पर जो एनोड है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा निगेटिव, और यहाँ पर जो कैथोड है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव। अब ये क्यों हो रहा है? अब ये भी तो सवाल उठ गया कि सर यहाँ पर एनोड है तो एनोड के ऊपर तो हमेशा प्लस होता है, यहाँ पर आपने माइनस कर दिया। यहाँ पर कैथोड है, कैथोड के ऊपर माइनस होता है तो आपने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये कैसे हो सकता है? अब देखिए एक चीज आप समझिए कि ये जो जिंक है, इस यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किसकी तरफ?
कॉपर की तरफ। और आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के उल्टा फ्लो करता है, अपोजिट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसी वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर चूंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जा रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही ये जो इलेक्ट्रोड है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर पूरा अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डोनेट कर देता है और इसलिए ये बन जाता है पॉजिटिव बन जाता है। इतनी बातें समझ में आई कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, किस चीज़ का बना होता है। डेनियल सेल में एनोड मेरा जिंक का बना होता है और जो मेरा कैथोड है वो बना होता है कॉपर का बना होता है। और कैथोड के ऊपर होता है प्लस चार्ज, एनोड के ऊपर होता है माइनस चार्ज। एक बहुत आसान सा ट्रिक है, आप इससे भी याद कर सकते हो। आसान ट्रिक वो है लोन, LOAN। लोन क्या है, इसका मतलब L का मतलब होता है लेफ्ट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेफ्ट, और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन। A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है निगेटिव। अब देखो कितना आसान हो गया इसको लर्न करना। अभी देखो ये वाला जो मेरा हाथ है वो बायां हाथ है, लेफ्ट साइड है, और ये वाला मेरा राइट साइड है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं राइट साइड है और ये वाला मेरा क्या है, लेफ्ट साइड है। अभी लेफ्ट साइड में किसको रखा है हमने, एनोड वाले को रखा है। तो आ जाओ ट्रिक पे, कह रहा है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, लेफ्ट की तरह होगा ऑक्सीडेशन। अभी देखो हमने आपको बताया नहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। एक चीज देखो, यहाँ पर जो जिंक है बाबू, जिंक की हम बात कर रहे हैं, तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना जिंक डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अपना जिंक क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन जो देता है उसके ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। ये लर्न कर लेना। कोई भी आपके पास कोई यदि होता है एलिमेंट और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो अपने ऊपर प्लस चार्ज को इंक्रीज करता है, और जो एलिमेंट अपने ऊपर प्लस चार्ज को इंक्रीज करते हैं उसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो यहाँ पे कॉपर था उस वाले तरफ की बात कर रहे हैं। जो कॉपर है, कॉपर का आयन जिंक के अंदर के इलेक्ट्रॉन को लेता है और लेने के बाद बनाता है कॉपर। अब एक चीज ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर होता है क्या, रिडक्शन, उसके ऊपर होगा रिडक्शन। ये याद कर लेना कि जो जिंक है, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। तो बातें ट्रिक पे हमने कहा लेफ्ट ऑक्सीडेशनल एनोड निगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लेफ्ट की तरफ कौन है आपके पास, ये वाला है, जिसके ये क्या है, एनोड है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन। हमने कहा जिंक के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक आपका है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में है, इसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये क्या है, एनोड है। हमने कहा जो जिंक वाला क्या होता है, ये होता है एनोड होता है, और इसके ऊपर चार्ज कौन से होगा, तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी बातें समझ में, बहुत आसान ट्रिक है, इसको लर्न कर लो। LOAN, इसका मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लेफ्ट की तरफ कौन होगा मेरे पास, ऑक्सीडेशन वाला होगा। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, तो एनोड पर हो रहा है। एनोड कौन है, तो उसके ऊपर चार्ज मेरे पास नेगेटिव है। बस इतनी चीजें खत्म। और ये तो आपने याद कर लिया, तो ठीक इसी का उल्टा इधर आ जाओ। यानी कि आप कह सकते हो जो मेरे पास राइट साइड में है, राइट साइड में मेरा होगा रिडक्शन, और रिडक्शन के साथ साथ वह क्या है, कैथोड है, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। RRCP इसको बोल दो, अपने समझने के लिए बोल दो RRCP। राइट साइड में रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव। राइट साइड में आप यहाँ पे राइट ले सकते हो, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। यानी कि राइट साइड में आपका कौन होगा, रिडक्शन वाला होगा। रिडक्शन किस पे हो रहा है बाबू, तो कॉपर पे हो रहा है, और कॉपर क्या है, कैथोड है, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, तो पॉजिटिव चार्ज है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। तो ये था आपके पास डेनियल सेल। अब क्योंकि ये जो जिंक है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहे हैं कॉपर की तरफ, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। बस इतनी सी बात है। अब एक चीज याद रख लीजिएगा, जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल का हम बात करें इंटरनल पोटेंशियल की। इंटरनल पोटेंशियल कितना होता है, कि कितना वोल्टेज देता है। अभी देखो जो डेनियल सेल होता है उसका आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। ये याद कर लेना। जो डेनियल सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, एक्यूरेट 1.1 वोल्ट होता है। अब इसके 2-3 कंडीशन है, 2-3 फंक्शन है, उन फंक्शन को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या क्या है, अभी हमने कहा कि जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। अब 1.1 वोल्ट होता है, इसका मतलब ये हो गया कि 1.1 वोल्ट उस केमिकल रिएक्शन से जनरेट होता है। अब हम देखेंगे 3 कंडीशन देखेंगे। जो डेनियल सेल होता है इसका जो वर्किंग होता है, बोल सकते हैं वर्किंग, ये वर्किंग 3 टाइप्स का ये वर्क करता है। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए इसका वर्किंग क्या होता है, 3 टाइप कौन कौन। पहला टाइप हम बात करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड टाइप बात करेंगे और यहाँ पे थर्ड टाइप बात करेंगे। कौन कौन टाइप है देखते हैं। पहला हमने आपको जो बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेनियल सेल का होता है 1.1 वोल्ट। तो यानी कि यदि हम एक्सटर्नल पोटेंशियल, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल, यदि हम 1.1 वोल्टेज से कम देते हैं, 1.1 वोल्ट से कम देते हैं, दूसरे वाले में हम एक्सटर्नल वोल्टेज को इक्वल टू 1.1 वोल्ट देते हैं, और तीसरे वाले में हम इसको एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन देते हैं 1.1 वोल्ट से। देयर आर 3 कंडीशन वी हैव। यहाँ पर मेरे पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन जिसके अंदर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 वोल्टेज से कम रखे हैं, इस वाले में एक्सटर्नल वोल्टेज को हम इक्वल कर दिए हैं और यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 3 फिगर भी बनाएंगे। मान लो छोटा छोटा बना रहे बस आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास डेनियल सेल है, क्या बड़ा बना था, ठीक है बना दे रहे हैं। देखो ये मेरे पास डेनियल सेल है। डेनियल सेल के लिए क्या क्या करना है, हमको 2 बीकर लेना। अभी जैसा कि हमने बताया पहले वाले बीकर में कौन होगा बाबू, लेफ्ट साइड में कौन होगा, हाँ जिंक होगा, और इसके अंदर सोल्यूशन किस चीज़ का होगा जल्दी बताओ, हाँ जिंक सल्फेट इसके अंदर रख देते हैं। बस वही बात जो बोला वो माइंड में रखे रहो, बस इसके अंदर क्या रख दो, जिंक सल्फेट। और ये वाला राइट साइड वाला है ना, हाँ ऊपर लिखा भी है देख भी लेना, राइट साइड में है। राइट साइड में क्या रखेंगे, कॉपर रखेंगे, और इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा मेरे पास, कॉपर सल्फेट का होगा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, काम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज देना, तो यहाँ पर एक वोल्टेज का सिंबल बना देते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस देंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे होते हुए इस वायर को ऐसे टच कर देते हैं, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा सेटअप रेडी हो गया। हाँ एक चीज़ तो भूल गया ना, यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाना भूल गया। साल्ट ब्रिज नहीं होगा तो वो आयन ट्रांसफर नहीं होगा, और आयन ट्रांसफर नहीं होगा तो मेरा सेल काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला मेरे पास लेफ्ट साइड वाला है, इसके ऊपर क्या होता है आप सभी को पता है, इधर होता है ऑक्सीडेशन होता है और इधर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी देखो बाबू, हमने कहा कि 1.1 वोल्टेज जनरेट करता है। अब मान लो बाहर से जो आप वोल्टेज दे रहे हो, बाहर से यदि आप वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज आप 1.1 वोल्टेज से कम देते हो, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वह जिंक से निकल करके किधर जा रहे थे, कॉपर की तरफ जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलकर कॉपर की तरफ जा रहे थे। जब एक्सटर्नल वोल्टेज आप 1.1 वोल्टेज से कम दोगे तब भी वही होगा, कंडीशन कोई नहीं चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन तब भी जिंक से निकलेंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉपर टू जिंक फ्लो होगा। समझ में आ गई मेरी बात? यानी कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज आप 1.1 वोल्टेज से कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन था वो वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। सेकेंड वाले पे आते हैं। हमने कहा यहाँ पर हम 1.1 वोल्ट देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट देते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी हम बीकर बनाएंगे। मेरे पास 2 बीकर यहाँ पर, ठीक है बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं 2 बीकर। ठीक है, और यहाँ पर बीकर में भी वही चीज़ लेना है, हम 2 सोल्यूशन लेंगे, एक कॉपर सल्फेट का और एक, चलो अब बताओ क्या करेंगे। हाँ इधर वाला क्या लेंगे, जिंक सल्फेट, सेम वही, कुछ नहीं बदलना है डेनियल सेल में। यहाँ पे हो जाएगा जिंक सल्फेट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जिंक का हो जाएगा। इधर हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूरा सेटअप रेडी कर देते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से होता हुआ ये इसको टच करा देते हैं, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना। अब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज को, एक्सटर्नल पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट के इक्वल कर दिया। अब ध्यान देना, न तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और न ही इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक करंट होगा। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसके अंदर कोई अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, और न ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। क्या दूसरा कंडीशन समझ में आ गया? पहले कंडीशन के अंदर जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 1.1 वोल्टेज से कम रखा था तो सारा कंडीशन वैसे चल रहा था। दूसरे वाले में जब आपने उसको इक्वल कर दिया 1.1 वोल्ट के, तब वो क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। तीसरे वाले में आते हैं, ये थोड़ा रोचक होने वाला है। अब तीसरा वाला देखो क्या है, इस चीज के अंदर हम आपको समझा दे रहे हैं। ये देखो एक बीकर लेंगे, और यहाँ पर भी एक मेरे पास सेकंड बीकर, बस समझाने के लिए बना रहे हैं, छोटा सा काम चल जाए अपना। और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, जिंक इलेक्ट्रोड, सोल्यूशन किस चीज़ का रहेगा, तो जिंक सल्फेट का रहेगा। यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे कॉपर सल्फेट लेंगे, और यहाँ पर जो हम रॉड डीप करेंगे वो मेरे पास होगा कॉपर का। यहाँ पर लगा देते हैं साल्ट ब्रिज, और ऊपर से यहाँ एक्सटर्नल पोटेंशियल देना तो बना देते हैं वही सेटअप पूरा। ठीक है,
यहाँ पे इसके पास चला गया, यहाँ पे लगाते हैं एक वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यदि आप कुछ ऐसे अरेंज करते हो सिस्टम को, यानी कि अब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या कर दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो 1.1 वोल्टेज से, तब देखो अब ठीक उल्टा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू कॉपर हो रहा था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है बाबू, वह इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था वह जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वह जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कॉपर से जिंक की तरफ होगा। ठीक उल्टा आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट की तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा आई जो होगा वह जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। अब ये देखो क्या हुआ, ये तो ठीक डेनियल सेल की तरह काम कर रहा था, ये तो कोई सेल की तरह नहीं काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये ठीक इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह काम कर रहा है। अभी हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट सेल बताया था ना, जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर वही तो हो रहा है। यहाँ पर जैसे आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अब उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का मतलब अब कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट की तरफ आ रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है जिंक टू कॉपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अभी देखो डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल में यदि आप उसको एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं देते हो तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ होता है और 1.1 वोल्ट हमको मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। लेकिन जब आप उसको चार्ज करना चाहो, सपोज करो आप उसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हमेशा हम उसके पोटेंशियल से हमेशा उसको ज़्यादा पोटेंशियल ही देते हैं। अभी आपकी नॉर्मल आपके फ़ोन की बैटरी हो तो आपके फ़ोन की बैटरी 3 से 4 वोल्ट की आती है, और जो चार्जर यूज होता है वो 5 वोल्ट का यूज होता है, पता है आपको। तो अब 5 वोल्ट का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक्सटर्नल जो पोटेंशियल चाहिए वो ज़्यादा चाहिए उस सेल को रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पर हमने वही किया, जैसे हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट से ज्यादा किया, तो हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो यही मेरे पास कंसेप्ट था डेनियल सेल का। उम्मीद है आपको डेनियल सेल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और डेनियल सेल में कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जो इलेक्ट्रोड को लेकर के है, जिंक को लेकर के है, कॉपर को लेकर के है, इसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को लेकर के है। तो इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे थे उसका इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इक्वेशन क्या क्या है, तो चलो ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए डेनियल सेल मान लेना, इसका हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे और कैसे दिखाओगे। पहला देखो, पहला इसके अंदर जो जिंक था आपके पास, ध्यान से देखना, जो जिंक है उस जिंक क्या कर रहा था, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, तो इसके ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब चूंकि देखो ये जो दोनों आपके पास बीकर हैं यह एक हाफ सेल की तरह काम कर रहे हैं। क्या किसकी तरह काम कर रहे हैं, हाफ सेल की तरह। ये तो पूरा सेल हुआ ना, तो आधा सेल ये हुआ, आधा सेल ही हुआ, तब ने पूरा सेल हुआ। इन दोनों को हाफ सेल बोलते हैं, या फिर इसे हम रेडॉक्स कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कपल बोलते हैं, या फिर इसे हम हाफ सेल बोलते हैं। और इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं, जिंक वाला है तो जिंक के ऊपर हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो पहला वाला हो गया। सेकंड वाला कॉपर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कॉपर आयन था, और ये जो कॉपर है ये बदल रहा था सॉलिड, किसको लेकर के, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ पे ऐड करना भूल गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, बन गया कॉपर। अब इसको हम बोलते हैं बाबू, इसके ऊपर होता है रिडक्शन, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बस वही चीज। इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको बोलोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ओवरऑल इसका जो नेट केमिकल रिएक्शन है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मेरे पास हो जाएगा Zn प्लस Cu पर 2+, और ये बना रहा है Zn पर 2+, और यहाँ पे बना रहा है कॉपर। ठीक है, अभी देखो आयन जो है उनको आपको एक्वस में लेना है, ध्यान रहे एक्वा होगा, एक्वस सोल्यूशन यानी कि जली विलयन होगा, और जो मेरे पास ये सॉलिड है इसको सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि पहले वाला सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा था, दूसरे वाले के अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा था। ओवरऑल दोनों का जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और इसी रिडॉक्स रिएक्शन की ही वजह से क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, समझिए। इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसी को हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अच्छे से लिख दें, लो लिख देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देखो बहुत ईजी है, मेरे साथ देखना। जिंक था, ये जिंक था, देखो इसको नहीं देखना, इसको देखो, जिंक था, यहाँ पे लिख दो Zn, किस फॉर्म में था, तो सॉलिड फॉर्म में था, तो यहाँ पे लिख दो सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पर एक आप ऐसे लाइन खींचोगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद ये क्या बना रहा था, जिंक आयन, तो यहाँ पे लिख दोगे Zn पे 2+ जिंक आयन। बहुत ईजी है। पहले देखो एनोड वाले को लेना है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक था, क्या बना रहा था, जिंक आयन, तो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आप ऐसे डबल लाइन खींचोगे,
डबल लाइन क्यों खींचते हैं? देखो पहले तो इस बीकर के अंदर जिंक अपने आयन में ब्रेक हो रहा था तो हमने लिख दिया, बीच में यहाँ पे साल्ट ब्रिज है ना, तो ये जो है ये साल्ट ब्रिज को डोनेट करता है, ध्यान दो, ये जो है वो साल्ट ब्रिज को डोनेट करता है, ठीक है। अब साल्ट ब्रिज के बाद क्या है, कॉपर आयन है, तो यहाँ पे लिख दोगे कॉपर आयन, और इसको फिर से हम एक लाइन से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉपर। तो देखो वो इसी को हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कैसे किया, बहुत आसान है, यहाँ पर हो रहा था जिंक, यहाँ पे रख दो जिंक, किस में चेंज हुआ, आयन में, तो यहाँ पे जिंक का आयन रख दो, बीच में इसको इस लाइन से दोनों को अलग अलग कर दो। और यहाँ पे क्या लगाओगे, डबल लाइन, जिसे आप बोलोगे साल्ट ब्रिज। बहुत ईजी समझा रहे हैं, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। डबल लाइन जिसका मतलब होता है साल्ट ब्रिज, यहाँ पे था कॉपर आयन और यहाँ पे हो गया कॉपर। तो ओवरऑल ये मेरा डेनियल सेल था, और डेनियल सेल के बारे में उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।